ये है मासाफुमी और रियोको। मासाफुमी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है और रियोको अपनी क्लास की बैक बेंचर। और एक अच्छे बैक बेंचर की तरह रियोको क्लास के बाहर छुपके से सिगरेट फूंक रही होती है। पर उसकी गंदी किस्मत तो देखो, उसे और किसी ने नहीं बल्कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने स्कूल के अंदर सिगरेट फूंकते हुए देख लिया होता है। यह देख के रियोको के पसीने छूट जाते हैं, पर मासाफुमी उसके इस राज को राज रखने का वादा करता है, जिसे सुन के रियोको खुश हो जाती है। पर इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता और रियोको के इस कांड को राज रखने की कीमत होती है एक लंबी चौड़ी पप्पी, वो भी होठों पे, जिसे सुन के रियोको के होश उड़ जाते हैं। पर मासाफुमी उसे समझाता है कि मैं आज तक कभी दिलरुबा के आशिक की तरह किसी लड़की के प्यार में नहीं डूबा, इसलिए मुझे समझ नहीं आता बाकी लोंडों को तुम लड़कियों में ऐसा क्या दिखता है जो मुझे नहीं दिखता। तेरी बातों से लग नहीं रहा कि दिक्कत तेरे में है, दिक्कत जरूर तेरी पसंद में है। तू अपना ये एक्सपेरिमेंट लोंडियों की जगह लोंडों के साथ ट्राई क्यों नहीं करता? ये नहीं हूं मैंने टेस्ट कर रखा है। इसका कौन सा टेस्ट होता है? बहुत हो गई बातचीत, अब बता हफ्ते भर के लिए स्कूल से सस्पेंड होगी या मेरे को पप्पी करेगी? तू भी क्या याद रखेगा? आजा कर ले पप्पी। तू सही में तैयार हो गई? मैंने तो मस्ती मजाक में डील ऑफर करी थी। तेरा क्रश है क्या मेरे पे? अजी घंटा, तेरे सपनों में भी ना हो मुझे तेरे पे क्रश। वो तो मेरे को तेरी डील अच्छी लगी इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। और तेरे साथ ही नहीं, मैं किसी के साथ भी चुम्मा चाटी कर सकती हूँ, बस बदले में कीमत अच्छी मिलनी चाहिए। अच्छा, तो पूरी रात साथ बिताने का कितना चार्ज करती है तू? मासाफुमी के सवाल का रियोको के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसने तो मासाफुमी की क्रश वाली बात टालने के लिए यूं ही जोश जोश में कीमत वाली बात बोल दी होती है। पर अब वो अपनी ही बात में फंस चुकी होती है, क्योंकि अगर अब वो अपनी बात से पीछे हटी तो वो एक लूजर लगेगी। इसलिए वो एक ऐसा फिगर बोलती है जो कि एक स्टूडेंट के पास हो ही नहीं सकता, और वो है पूरे 1,00,000 रुपए। जिसके रेस्पॉन्स में मासाफुमी कहता है 1,00,000 छोड़, तू 2,00,000 पकड़ और चल मेरे साथ फ्लैट पे। ये सुन के रियोको के पांव कांप जाते हैं, पर वो टस से मस नहीं होती और ना ही अपनी बात से पीछे हटती है। मासाफुमी उसका झूठ तो पकड़ चुका होता है, पर अब बारी आती है रियोको से उसकी बात मनवाने की। इसलिए वो अपनी पैंट की जिप खोल देता है और फिर रियोको को दीवार की ओर धकेल देता है और कहता है, झूठ बोलना ही है तो कुछ ऐसा तो बोल जिसपे कोई यकीन करे। तू मेरे को झूठा कह रहा है? तो और क्या कहूँ, 1-2 लाख से ज्यादा तो एरी गिरी लड़कियां मांग लेती हैं आजकल, और तू तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती। ये सुन के रियोको की हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए ही सही पर तेज हो जाती है, जिसे ये लोंडा वापिस से 2 पल में ही धीरे कर देता है, सिगरेट के राज के बदले में चुम्मा चाटी वाली बात दोबारा से निकाल के। और अब ये दोनों करने वाले होते हैं केस। पर डरी हुई लड़कियों को किस करना मासाफुमी का स्टाइल नहीं होता, इसलिए वो 2 कदम पीछे हटके रियोको की सांस का मजाक उड़ाता है। इतनी गंदी सांस, लग ही नहीं रहा मैं किसी लड़की को किस करने जा रहा हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी थड़ी पे आया हूँ। तू तो किसी जली हुई बीड़ी की तरह बास मार रही है रियोको। ये सुन के रियोको चिड़चिड़ी हो जाती है और उसी समय मासाफुमी उसको किस कर देता है, और यहाँ से शुरू हो जाती है मासाफुमी और रियोको की लव स्टोरी। और इन्हीं दोनों की तरह आज हम देखने वाले हैं कई हाई स्कूल के बच्चों की प्रेम कहानी को। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ हमारी अगली लव स्टोरी में। यह है जून और यूकी, और इन दोनों का एक दूसरे पे बहुत ही भारी वाला क्रश है। पर इस केस में लड़की ओपन विचारों वाली है और लड़का थोड़ा शर्मीला, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि यूकी रोज रोज इससे आई लव यू बोलती रहती है और दिन भर बाकी लोंडों के साथ घूमती है, जिसकी वजह से जून के समझ ही नहीं आता कि यूकी उसको सही में प्रपोज कर रही है या उसके मजे ले रही है। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए आज जून उससे आगे होके पूछ लेता है, यूकी तू आए दिन मेरे को प्रपोज करती है पर दिन भर दूसरे लोंडों के साथ घूमती है, क्यों? क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। ओह, बस यही कारण है क्या? हाँ, तेरे को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। झूठ मत बोल जून, तू यही सोच रहा है ना कि मैं बाकी लड़कों के साथ घूमती हूँ तो उनके साथ गपागप भी करती होंगी। नहीं यूकी, तू मेरे को गलत समझ रही है। मैं तेरे को गलत नहीं समझ रही, बल्कि तू मेरे को गलत समझ रहा है। यूकी रो मत प्लीज, आई एम सॉरी। हाँ, मुझे पता था तू मेरा मजाक उड़ा रही है ना, और उड़ाऊं भी क्यों ना, तू रूठा हुआ बड़ा क्यूट जो लगता है। और ये सुन के जून के होशो आवाज उड़ जाते हैं। ये है हारुहिको और इसकी क्रश का नाम है साकी, जिसने इसे आज स्कूल के पीछे अकेले में मिलने बुलाया है। इसके हिसाब से साकी भी इस पे लट्टू है, वरना छुपके से अकेले में स्कूल के पीछे मिलने बुलाने का और क्या ही मतलब। चलिए अब देखते हैं इसकी बात सच होती है या इसका फुद्दू कट जाता है।
हारुहिको बन ठन के अपनी क्रश साकी के पास पहुंच जाता है, पर दिल की बात कहने में थोड़ा समय तो लगता है ना। इसी वजह से लोंडिया इसको आधा घंटा खड़ा रखती है -10 डिग्री के टेम्परेचर में, वो भी इससे बिना कुछ बोले। आधा घंटा बीत जाने के बाद साकी अपना मौन व्रत तोड़ती है और हारुहिको से पूछती है, तेरे को कोई बंदी पसंद है क्या? जिसे सुन के हारुहिको सोचता है, ये कैसा प्रपोजल है बे, इसने मेरे को मिलने बुलाया, फिर आधा घंटा बर्फ में खड़ा रख के स्नोमैन की तरह जमा दिया, और अब ये चाहती है कि इससे प्यार का इजहार भी मैं ही कर दूं। ये सही में मेरे को चाहती है या मेरे मजे ले रही है? इतना ज्यादा सोच के और अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए हारुहिको साकी से मना कर देता है, जिसके बाद साकी वापस से लंबा चौड़ा मौन व्रत धारण कर लेती है, जिसे देख के हारुहिको की आवाज टाइट हो जाती है, क्योंकि अब उसको दोबारा से आधा घंटा बिना कुछ बातचीत करे, बिना किसी बात के -10 डिग्री के टेम्परेचर में किसी पुतले की तरह खड़ा रहना था। पर तभी हारुहिको अपना दिमाग चलाता है और सोचता है, यहाँ खड़े रहने से तो प्यार मिलने से रहा, वापस से अपनी क्लास में लौट जाता हूँ, कम से कम किसी बर्फ के पुतले की तरह मैं जमूंगा तो नहीं। और ये सोच के हारुहिको वापस से अपनी क्लास में लौटने लगता है कि उतने में साकी उसको रोकती हुई उसे प्रपोज कर देती है, और कम से कम उसको तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि असलियत में तो उसको रोकने के बाद साकी उससे ये कहती है, आज देर बहुत हो गई है, कल अपन दोबारा से इसी समय इसी जगह पे वापस से मिलेंगे। ये सुन के हारुहिको के सारे एक्सप्रेशंस उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ये मेरे को कल दोबारा से बर्फ में आधा घंटा खड़ा रहने के लिए मजबूर ना कर दे। पर होता तो ये एक लोंडा ही है, और अपनी हवस की वजह से मेरा मतलब अपने प्यार की वजह से अगले दिन वापस से यहीं पे इसी समय साकी से मिलने आ जाता है। पर इसने जो सोचा था वही इसकी हकीकत बन जाती है, और ये दोबारा से आधा घंटा मौन व्रत धारण करी हुई लड़की के साथ चुपचाप खड़ा होता है। आखिर में सोचता है, इसके तो बस की नहीं है, मेरे को ही अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, वरना है मेरे को रोज कभी गर्मी में तो कभी सर्दी में आधा आधा घंटा स्कूल के बाहर खड़ा रखेगी। और ये सोच के हारुहिको आगे बढ़ता है, पर उसी समय साकी बोल पड़ती है कि समय बहुत हो चुका है, अब अपन कल मिलेंगे, बाय बाय। और ये बोल के वो अपनी क्लास की ओर लौट जाती है, और ये देख के हारुहिको के कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं। अगला दिन होता है एक नई सुबह और एक नया साल। जी हाँ, हमारी 5 मिनट की वीडियो में एक साल खत्म हो गया, और अब बच्चे एक एक क्लास आगे बढ़ चुके हैं। और अब मैं आपको मिलाता हूँ होटारू से। ये जून की छोटी बहन है, और आज से ये भी इसके बड़े भाई की तरह हाई स्कूल में आ चुकी है, मतलब कि अब इन दोनों की स्कूल टाइमिंग सेम है। ये बात आपको सुनने में छोटी लग रही होगी, पर यह बात होटारू के लिए बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अब इसको अपने बड़े भाई के साथ और ज्यादा समय बिताने का मौका जो मिल गया होता है। और जो अभी भी नहीं समझा, मैं उनको बता दूं, ये ब्रदर सिस्टर का क्रश वाला सीन है। पर जैसे ही होटारू अपने भाई से मिलने जाती है, तो वो एक लड़की को उससे चिपका हुआ पाती है, और ये देख के होटारू के सपने चूर चूर हो जाते हैं। फिर वो अपने भाई के पास सवाल जवाब के लिए पहुंच जाती है। भाई, कौन है ये डायन? सिली, मैं डायन नहीं, परी हूँ। तू जो भी है, पर मेरे भाई से इतना चिपक क्यों रही है? क्योंकि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। क्या? भाई, ये सच नहीं है ना? नहीं होटारू, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं। मुझे पता था, झूठी कहीं की। पर मैंने झूठ क्या बोला? अभी झूठ नहीं तो बताया ना तेरे को कि हम दोनों फ्रेंड हैं, और गर्ल तो मैं हुई सही, तो हुई ना मैं इसकी गर्ल फ्रेंड। कोई बात नहीं, रह तू इसकी फ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जब तक तू अपनी मर्यादा में रहती है और मेरे भाई से आई लव यू नहीं कहती है। आई लव यू वो तो मैंने कल ही बोल दिया था इससे, पर इसने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। भाई, ऐसे अपने पीछे लड़कियों को घुमाना अच्छी बात नहीं होती है, जवाब दे दो ना आप इसको और भगा दो यहाँ से। पर मैं यूकी का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ। यस, मैं जानती थी मेरा भाई तुझ जैसी डायन के प्यार में नहीं पड़ सकता है, क्योंकि वो सिर्फ मेरे से प्यार करता है। अगर मैं यूकी को हाँ बोलूंगा तो लंबे समय का ही सोच के बोलूंगा, यानी कि शादी और बच्चों का। क्या जून, मुझे पता नहीं था तू मेरे लिए इतना सीरियस है। ऑफ कोर्स मेरा भाई सीरियस है, वो कोई लफंगा नहीं है जो हर जगह मुंह मारता फिरे। सही कहा बहन तेने, इसी वजह से तो जून मेरे को इतना पसंद है। ठीक है जून, फिर मैं तेरे को थोड़ा और समय दे देती हूँ मेरे बारे में सोचने के लिए। बाय बाय। यूकी के जाते ही पीछे से होटारू बड़बड़ाती है, मैं तेरी बहन नहीं हूँ। ये है चियाकी और काना, और जैसा कि आप देख ही सकते हैं काना अपने बंदे पे चिल्ला रही है, क्योंकि कल रात को वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज भेज भेज के थक गई, पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया।
अब आइए देखते हैं चियाकी सिचुएशन से क्या झूठ बोल के बाहर निकलता है। मैं करने वाला था पर फिर मैं इच्छा ही नहीं करी तेरे से बात करने की। मेरा मतलब रोज रोज सोने से पहले तेरे को एक एक घंटा बात करनी है। आखिर इतना वेला कोई कैसे हो सकता है? ओ चियाकी ने तो सच बोल दिया। अब आइए देखते हैं सच की कितनी कदर होती है रिलेशनशिप में। पर सिर्फ यही कारण नहीं है कि काना अपने बॉयफ्रेंड चियाकी से दुखी है। वो दोनों 1 साल से डेट कर रहे हैं पर चियाकी ने अब तक काना को किस भी नहीं किया है। लड़की का तो पता नहीं पर लड़के की सख्ती देख रहे हो आप लोग। अगर जाकिर भाई ये बात सुन लेते ना तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। पर खैर अब अपन वापस से चलते हैं अपनी स्टोरी पे। स्कूल की छुट्टी होते ही चियाकी और काना घर लौट रहे होते हैं और काना चियाकी को समझाती है हमारी रिलेशनशिप में फिजिकल टच की कमी है, जिसे चियाकी काना को सुमो रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज करके पूरा करता है। पर काना का फिजिकल टच से ये मतलब नहीं होता, इसलिए वो उसके एक थप्पड़ की धर देती है। फिर वो उसे साफ साफ शब्दों में समझाती है ताकि उस जैसा गधा भी समझ पाए। फिजिकल टच से मेरा मतलब चुम्मा चाटी और बाकी की चीजों से है। चुम्मा चाटी? पर वो तू मेरे साथ क्यों करना चाहती है? अच्छा नहीं होगा क्या कि वो तू तेरे बॉयफ्रेंड के साथ करे? पर गधे तू ही तो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं हूं? पर कब से? और अब इन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है। सिचुएशन में आपको समझा देता हूँ। पिछले साल लोंडिया ने लोंडे से आई लव यू बोल दिया था पर लोंडे को लगा कि वो उसको टीज कर रही है, यानी कि उसके साथ मजाक कर रही है, इसलिए उसने भी रिप्लाई में आई लव यू टू बोल दिया था बिना कुछ सोचे समझे। और अब जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों की दूर हो जाती है तो काना की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उसका सिर्फ 1 साल ही बर्बाद नहीं हुआ था बल्कि उसका बहुत ही लंबा चौड़ा फुद्दू भी कट गया था। पर चियाकी यहाँ पे मौके पे चौका मारना नहीं छोड़ता और काना को प्रपोज कर देता है, क्योंकि इतनी हड़बंदी को कौन ही छोड़ना चाहेगा। और यहाँ से शुरू होती है चियाकी और काना की लव स्टोरी। ये है अयाने और ये अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं है, इसलिए जब ये एक लड़के को प्रपोज करती है तो रिजेक्ट हो जाती है और फिर रोते रोते अपने घर की ओर निकल जाती है। पर बीच रास्ते में शिनिची से रोकते हुए बोलता है, अयाने क्लब का रास्ता उधर से नहीं इधर से है, कहाँ भागी जा रही है तू? मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज मैं क्लब नहीं आ पाऊंगी। तबीयत तो तेरी टिप टॉप लग रही है, सच क्यों नहीं बोलती है तू कि तूने आज अपने प्यार का इजहार किया पर लोंडा तेरी शक्ल देख के तुझे ठुकरा के भाग गया। ओ मेरा निशाना सही जगह पे पड़ गया क्या? मैं तो बस गेस कर रहा था। पर कोई ना, ज्यादा दुखी मत हो। लाइफ में प्यार के साथ रिजेक्शन भी लिखे होते हैं, वो भी खासकर तब जब तुम मेरी तरह खूबसूरत ना हो। ये सुन के अयाने शिनिची के घूसे की मार देती है, पर शिनिची घूसा खाने के बाद भी नहीं समझता और कहता है, अयाने शायद तक मैं गलत था। शायद नहीं, तू पक्का गलत था। मेरे क्रश ने मेरे को मेरी शक्ल की वजह से रिजेक्ट नहीं किया है। हाँ मैं भी यही कहने वाला था, तेरे क्रश ने तेरे को तेरी शक्ल की वजह से नहीं बल्कि तेरे डायन जैसे स्वभाव की वजह से रिजेक्ट किया है। ये सुन के अयाने और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इस बार शिनिची के खींच के लात की दे मारती है। पर शिनिची के अभी भी दिमाग में बात नहीं घुसती कि अयाने को उसका मजाक पसंद नहीं आ रहा है और वो कहता है, मार मुझे और मार, सठिया गया है क्या तू? नहीं, पर गुस्सा बाहर निकालने से ही खत्म होता है और अगर तू मेरे पे हाथ पांव नहीं चलाएगी तो जिंदगी भरी परेशान रह जाएगी। ये सुन के अयाने शर्मा जाती है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसकी कोई इतनी परवाह जो कर रहा होता है और उसको लगता है कि शिनिची को उसकी फिक्र है कि उतने में शिनिची वापिस से अपना मुंह खोल बैठता है। क्या हो गया अयाने, तू इतना शर्मा क्यों रही है? कहीं तेरे को मेरे से प्यार तो नहीं हो गया ना? ये सुन के अयाने गुस्से से भर जाती है, पर शिनिची अपने चर्चे चालू रखता है, अगर हाँ तो तेरे को वेटिंग लिस्ट में लगना पड़ेगा क्योंकि मेरे पीछे लड़कियों की बड़ी लंबी लाइन है। ये सुन के अयाने को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर शिनिची तो शिनिची होता है और वो थमने का कोई नाम ही नहीं लेता और कहता है, पर कोई ना, तू मेरे क्लब की मेंबर है इसलिए मैं तेरे को बिना इंतजार करवाए स्कूल के सबसे खूबसूरत लड़के को डेट करने का मौका दूंगा। बस तेरे को वो 3 जादुई शब्द बोलने हैं, आई लव यू। ये सुन के अयाने उसके इस बार दोनों लातों की दे मारती है, क्योंकि उसको लगता है कि शिनिची उसका मजाक उड़ा रहा है, जो कि वो उड़ा भी रहा होता है। अब हम वापस से आ चुके हैं मासाफुमी और रियोको की लव स्टोरी पे। रियोको सुबह सुबह परेशान होती है क्योंकि उसने मासाफुमी के पीछे सिगरेट फूकना जो छोड़ दिया होता है। फिर वो सोचती है कि मैं क्यों सुट्टेबाजी छोड़ूं, वो भी एक लड़के के पीछे। ऐसा तो है नहीं कि मैं उस पर मरती हूँ। इसलिए वो मासाफुमी को अपनी सिगरेट फूकने की जगह पे दोबारा बुलाती है, गलतफहमी क्लियर करने के लिए कि मैं तेरी बंदी नहीं हूँ और मेरे को जितनी इच्छा होगी
मैं उतनी बारी सुट्टा फूकूंगी। पर मासाफुमी ऐसे स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट नहीं बना होता। उसको लोगों को अपनी बात में हाँ मनवाना आता है और वही वो रियोको के साथ करता है। तू मेरी बंदी नहीं है इसलिए तू सुट्टा फूकेगी, तो मेरी बंदी बन जाना। मैं तो वैसे भी तेरे को चाहता हूँ। घंटा चाहता है तू मेरे को? एक बार किस करने से किसी को प्यार हो जाता है क्या? और तू जानता ही क्या है मेरे बारे में? ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कि तू एक बैक बेंचर है। क्लास में पढ़ने से ज्यादा तू सोती रहती है। बेस्ट फ्रेंड छोड़, नॉर्मल फ्रेंड के नाम पे भी तेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। स्कूल के बाद तेने कोई क्लब ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि तू एक नंबर की निठुल्ली, निकम्मी और नाकारा है। और टाइम पे घर जाने की जगह तू स्कूल में लेट तक रुक के सुट्टा फूकती है। साले तू मेरा आशिक है या स्टोकर? कहना तो मैं आशिक चाहता हूँ, पर अपनी लंबी चौड़ी स्पीच के बाद अब तो मैं भी खुद को तेरा स्टोकर ही समझ रहा हूँ। हाँ, मुझे पता नहीं था कि तू मेरे प्यार में इतना पगला गया है कि दिन भर मेरा ही पीछा करता रहता है, किसी दुम हिलाते हुए कुत्ते की तरह। तेरा पीछा मैं प्यार के लिए नहीं बल्कि छोटे मासाफुमी के लिए कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि तू बड़ी अकेली है और जो तुझे पहले हड्डी डालेगा, मतलब जो तुझे पहले भाव देगा, तू उससे गोंद की तरह चिपक जाएगी और सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। समझी क्या? आ गया ना तू अपनी औकात पे? किसको पता था स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी एक नंबर का छिचोर होगा। तो ले कर ले तेरे को जो करना है और दफा हो जाए यहाँ से। पर रियोको अपने कपड़े उतार पाए उससे पहले मासाफुमी उसे रोक देता है और कहता है, ये सब मैंने पहले सोचा था, पर तेरे से मिलते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और पता नहीं क्यों मैं छोटे मासाफुमी की जगह तेरे बारे में सोचने लग गया, इसलिए मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ। क्या ये रीजन काफी है? ये सुन के रियोको शर्मा जाती है। फिर मासाफुमी के द्वारा दीवार की ओर धकेल दी जाती है और एक पप्पी के साथ मासाफुमी की हो जाती है। हैप्पी एंडिंग इनकी हुई है, बाकियों की नहीं, इसलिए आगे बने रहो। अब हम वापस से आ चुके हैं हारुहिको और साकी की लव स्टोरी में। जैसा कि आपने पहली बार देखा था, साकी की फट जाती है फेस टू फेस कन्फेस करने में, इसलिए वो आज हारुहिको को कन्फेस करने वाली होती है मैसेज करके। हाय हारुहिको, लास्ट टाइम मैं तुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर तेरा क्यूट सा चेहरा देख के मैं शर्मा गई और कुछ कह नहीं पाई, इसलिए मैसेज करके मैं तुझे बताना चाहती हूँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पर साकी की ये मैसेज भेजने में भी फट जाती है और वो ये सब कुछ मिटा के सिर्फ हाय भेज देती है। साकी का हाय भी हारुहिको के लिए बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए वो खुशी के मारे पगला जाता है और सोचने लगता है कि क्या भेजू क्या भेजू क्या भेजू। पर वो भी साकी की ही तरह फट्टू होता है, इसलिए वो हाय का रिप्लाई भी हाय से ही कर देता है। चैटिंग स्टार्ट होने के बाद साकी नहीं रुकती और घबराहट में हारुहिको को ये मैसेज भेज देती है। हारुहिको, तू दिखने में अच्छा है, लड़कियां भी तेरे पे मरती हैं, फिर भी तेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? तू गे है क्या? ये पढ़ के हारुहिको पगला जाता है, क्योंकि 2 पल में ही वो गे जो बन गया होता है। फिर वो अपने अगले मैसेज से साकी की गलतफहमी दूर करता है। मैं दिखने में अच्छा हो सकता हूँ, पर मैं ना लड़कियों के बीच में पॉपुलर हूँ और ना ही गे हूँ। मैं गर्लफ्रेंड चाहता हूँ, पर कोई मिले तो सही। अरे मैं हूँ ना। पर साकी ये मैसेज भेज पाए उससे पहले ही वो खुद पे डाउट करने लगती है, क्या ये सही होगा मैसेज पे कन्फेस करना? कहीं वो मेरे को डरपोक और कायर तो नहीं समझेगा? और ये सोचते सोचते ही 10 मिनट बीत जाते हैं। इसी बीच हारुहिको भी सोच रहा होता है कि अब तक साकी का कोई रिप्लाई क्यों नहीं आया। क्या मुझे आगे होके उसे कन्फेस कर देना चाहिए? क्योंकि उसकी बातों से तो लग रहा है कि वो भी मेरे पे फिदा है, पर क्या ये सही होगा? मेरा मतलब मैसेज पे कन्फेस करना, कहीं वो मेरे को फट्टू तो नहीं समझेगी? और ये सोचते सोचते इसे भी 10 मिनट हो जाते हैं और फिर आखिर में दोनों एक दूसरे को एक साथ मैसेज भेज देते हैं। साकी ने अपने मैसेज में लिखा होता है, हारुहिको आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और दूसरी साइड हारुहिको ने उसके मैसेज में लिखा होता है, वैसे मेरे को एक बंदी पसंद है, पर कभी मैं उससे अपने दिल की बात कह नहीं पाया। कल मिलके बताता हूँ मैं तेरे को, क्योंकि अपने दिल की बात मैसेज पे सिर्फ फट्टू लोग ही करते हैं, असली प्रेमी नहीं। और इसी तरह इन दोनों की रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अब हम आ गए हैं जून और यूकी की लव स्टोरी में, और आज ये दोनों भी हारुहिको और साकी की तरह एक दूसरे से फोन पे बातचीत कर रहे हैं। अब हमको बस ये देखना है क्या इनकी लव स्टोरी भी उनके जैसे ही मोड़ लेगी या ये दोनों कपल बन के बाहर आएंगे। आइए देखते हैं। जून यूकी के साथ बातचीत करके मन ही मन बड़ा मुस्कुरा रहा होता है, पर उसकी ये खुशी उसकी बहन होटारू से नहीं देखी जाती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका भाई उसके अलावा किसी और लड़की के साथ समय बिताए। इसलिए वो उसके कमरे में आते ही उसे नहाने भेज देती है, कहते हुए पानी अभी गर्म है, अगर तू 2 पल भी और यहाँ पे रुका तो पानी ठंडा हो जाएगा और फिर नहाते नहाते तेरी कुल्फी जम जाएगी। जून ये सुनते ही नहाने भागता है, पर बेचारा भोला भाला बच्चा
अपना फोन अपने कमरे में ही छोड़ जाता है अपनी खतरनाक बहना के पास। जून के जाते ही होटारू उसका फोन उठा लेती है और 2 सेकंड में उसका फोन खोल लेती है, क्योंकि उसके भोले भाले भाई का पासवर्ड 0000 होता है। फोन खोलती होटारू जून और यूकी की चैट पे पहुंच जाती है और अपने मिशन में जुट जाती है, जो कि होता है उन दोनों के बीच झगड़ा करवाना। और फिर वो अपना पहला मैसेज भेजती है, डायन मैं अभी पढ़ रहा हूँ, डिस्टर्ब ना कर मुझे, तू भी कुछ पढ़ लिख ले, कब तक भोट बनी रहेगी। होटारू का मैसेज किसी बॉम्ब की तरह होता है जिसको पढ़ के किसी को भी गुस्सा आ जाए, पर उसकी इतनी तीखी जबान की वजह से यूकी एक ही बारी में समझ जाती है ये जून नहीं होटारू है, और फिर यूकी होटारू के मजे लेने में जुट जाती है। ऐसे कोई बात करता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से और आधी रात को डिस्टर्ब गर्लफ्रेंड नहीं करेगी तो कौन करेगा। मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ, तू मेरी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं। फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में दिन रात का अंतर होता है, जैसे कि अपन दोनों की शक्ल में है। मैं कहाँ तू कहाँ, जाके किसी खुद की औकात वाले को ढूंढ। अगर मैं तुझे पसंद ही नहीं थी तो तूने मुझे लाइन ही क्यों दी, तुझे पता है ना कल मेरा फर्स्ट टाइम था। ये सुन के होटारू कंफ्यूज हो जाती है, फर्स्ट टाइम क्या होता है। देखें कल भाई रात को घर लेट आया था, कहीं ये दोनों फर्स्ट टाइम डेट पे तो नहीं गए थे। हाँ यही होगा। ये सोच के होटारू यूकी को मैसेज कर देती है, फर्स्ट टाइम था तो क्या हो गया, कल मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था, डेट पे जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। और मैं तेरे को लाइन नहीं दे रहा था, वो तो तू दिन भर मेरा भेजा खाती रहती है ना, इसलिए तंग आके मैंने तेरे साथ डेट पे चलने के लिए हाँ बोल दिया था। ये पढ़ के यूकी मुस्कुरा जाती है और सोचती है कितनी भोली भाली बच्ची है, इसके तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। पर अब समय आ चुका है इसे समझाने का कि इसका पाला किससे पड़ा है। और फिर यूकी ये मैसेज भेजती है, क्या डेट के बाद होटल चलने के लिए भी मैंने ही कहा था, अब डेट पे जाएंगे तो कुछ खा के आएंगे ना, होटल जाने में दिक्कत क्या है। दिक्कत नहीं है तो अब तू मुझसे और मेरे बच्चे से दूर क्यों भाग रहा है। बच्चा, ये होटल गए थे या कोठे पे। ये पढ़ के होटारू का दिमाग हिल जाता है और फिर वो अपना आखिरी दाव खेलती है। क्या सबूत है तेरे पास कि वो बच्चा मेरा ही है। सिंपल बुद्धू, मैं आज तक तेरे अलावा किसी और के साथ सोई ही नहीं। ये पढ़ के होटारू कांप जाती है और उसी समय जून भी कमरे में आ जाता है और वो उससे पूछता है, होटारू तू अब तक मेरे कमरे में ही है और मेरे फोन के साथ क्या कर रही है तू। पर अब होटारू का दिमाग झूठे जवाब देने में नहीं लग रहा होता और वो चिल्लाती हुई मम्मी के पास भाग जाती है, मम्मा मम्मा, भाई जरूरत से ज्यादा जवान हो गया, इसको कमरे में बंद कर दो वरना हमारी प्यारी सी छोटी सी फैमिली को क्रिकेट टीम के जितना बड़ा बना देगा। ये सुन के जून के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, क्या। अगले दिन जून और यूकी सारी गलतफहमी दूर करते हैं। जून माफी मांगता है यूकी से उसकी बहना के कठोर मैसेजेस के लिए और यूकी माफी मांगती है जून से उसके कल रात के मजाक के लिए। और फिर जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है उन दोनों के बीच तो जून अपना जवाब देता है यूकी को, आई लव यू टू। और इसी के साथ हमारी ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है, पर हमारी वीडियो नहीं। और अब हम वापस से आ जाते हैं चियाकी और काना की लव स्टोरी पे। चियाकी ने काना को अपने घर पे स्टडी करने के लिए बुलाया होता है, पर इस बेचारे ने पहली बार किसी लड़की को अपने घर पे बुलाया होता है और इसी वजह से ये अपना कमरा साफ करना भूल जाता है। और इसकी बदनसीबी तो देखो, इसकी बंदी को इसकी प्लेबॉय वाली मैगजीन मिल जाती है, जिसके बाद वो इसे छिचोर समझने लगती है। चियाकी खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है कहते हुए कि ये मेरी मैगजीन नहीं है, मेरे बड़े भाई की है। पर इस बातचीत के बीच वो भूल गया होता है कि काना उसे बचपन से जानती है और उसका बड़ा भाई तो क्या कोई छोटा भाई भी नहीं है। चियाकी का झूठ पकड़ाई में आने के बाद काना उसे अपनी बॉडी ऑफर कर देती है। कितनी अंडरस्टैंडिंग बंदी है ना, जिसका चियाकी तुरंत प्रभाव से फायदा उठाता है। पहले एक कमरे की बत्ती गुल कर देते हैं और फिर अपना कार्यक्रम शुरू। पर ये कुछ कर पाए उससे पहले चियाकी की माँ उसके कमरे में आटा पकती है मेहमान आवाजी करने के लिए। पर अंदर आने के बाद उनको पता चलता है कि उनका बेटा तो पहले ही मेहमान नवाजी कर रहा है उसकी गर्लफ्रेंड की। और ये देख के वो तुरंत प्रभाव से कमरे के बाहर चल जाती हैं। अब मूड की तो ऐसी की तैसी हो ही चुकी होती है, क्योंकि इस कारनामे के बाद तो कोई नहीं कुछ कर सकता है। पर चियाकी जानता होता है अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए वो अपनी शर्म छोड़ के बेशर्म बन जाता है और अपना कार्यक्रम दोबारा से आगे बढ़ाता है। पर वो कुछ कर पाए उससे पहले उसकी माँ दोबारा से कमरे में आटा पकती है और उसे पूछती है, बेटा कर तो लेगा ना तू, या तुझे भी अपने बाप की ही तरह गोलियों की जरूरत है।
ये सुनने के बाद चियाकी क्या, चियाकी का बाप भी नहीं कर सकता था। इसलिए अब अपन चलते हैं अपनी अगली लव स्टोरी पे। ये है टकाओ और चियो। टकाओ को चियो पे बहुत ही लंबे समय से क्रश है, पर वो अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत कभी भी नहीं जुटा पाता, क्योंकि वो ऐसा जो दिखता है। पर आज टकाओ का लकी डे होता है, क्योंकि चियो ने इस रविवार को उसको अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट किया होता है। क्यों? क्योंकि टकाओ और चियो हर रोज स्कूल के लिए एक ही बस पकड़ते हैं, पर टकाओ अपनी शक्ल की वजह से कभी भी चियो से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और वो दोनों अनजान ही बने रह जाते हैं, सिवाय आज सुबह के, जब एक ठरकी आदमी चियो को छेड़ने की कोशिश कर रहा होता है और तभी टकाओ किसी हीरो की तरह वहां पे आके उस ठरकी को वहां से भगा देता है और चियो को अपना फैन बना लेता है। और इसी के साथ हम आ जाते हैं टकाओ और चियो की डेट पे, जहाँ पे टकाओ टाइम से 10 मिनट पहले आके सोचने लगता है, चियो अब तक आई क्यों नहीं, कहीं उसने मेरा फुद्दू तो नहीं काट दिया ना। नहीं, फुद्दू काटने के लिए भी तो उसे मेरे से एक बार बात करनी पड़ी ना। इतनी प्यारी लड़की आखिर मेरे से बात ही क्यों करेगी। मुझे तो लगता है कि कल मैं सपना देख रहा था। हाँ, मैं कल पक्का सपना ही देख रहा हूँ। टकाओ के इतना सोचते सोचते 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और चियो वहां पे आ जाती है। टकाओ चियो को देख के अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वो वहां पे सिर्फ मौजूद ही नहीं होती, बल्कि बड़े क्यूट से आउटफिट में होती है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट की ओर निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट में चियो टकाओ को थैंक यू बोलती है उस दिन बस में उसकी मदद करने के लिए, और उसे बताती है कि वो उसे बस में काफी समय से नोटिस कर रही है कि वो कैसे हमेशा आगे होके अपनी सीट बुढ़ों को दे देता है उनकी मदद करने के लिए, और वो एक अच्छा लड़का है। ये सुन के एक तरफ से टकाओ की उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि आज उसकी सेटिंग उसकी क्रश के साथ हो ही जाएगी, और दूसरी तरफ से वो अपने आप को याद दिला रहा होता है कि ज्यादा उम्मीदें मत लगा टकाओ, ज्यादा उम्मीदें मत लगा। तू एक भद्दा लड़का है, इतनी क्यूट लड़की तेरे को डेट क्या तेरे से बात कर रही है, वही तेरी खुशनसीबी है। पर लड़कियों ने कभी लौंडों की शक्ल की परवाह की है? नहीं ना, इसलिए चियो भी नहीं करती और उसे प्रपोज कर देती है, कहते हुए क्या तू मेरे को डेट करना चाहेगा। पर ये भूतनी का बीच में उसकी बात काटते हुए वेटर वाली बेल दबा के वेट्रेस को बुला लेता है और 2 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर देता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा होता कि कोई लड़की उसको पसंद भी कर सकती है। और इसी के साथ ही खुद का फुद्दू काट देता है और हमें मजबूर कर देता है किसी और की लव स्टोरी पे जाने को। और अब हम वापस से आ चुके हैं चियाकी और काना के पास। ये दोनों थोड़े से शर्माए हुए हैं इनके कल रात के इंसिडेंट की वजह से। खामोशी खत्म करने के लिए चियाकी रोल प्ले करता है काना के साथ। कोच, हर बार बॉल हमारी टीम के पास ही रहती है, पर हर बार फिनिश लाइन से पहुंचने से ठीक पहले हम हार जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या है हमारी नाकामी का कारण? हमारी हार का सिर्फ एक ही कारण है और वो है चियाकी, क्योंकि गोल करने से ठीक पहले उसकी फट जाती है। क्या कोच, टीम के अंदर सिर्फ चियाकी ही नहीं है, बाकी के प्लेयर्स भी हैं। आपको नहीं लगता थोड़ी बहुत गलती बाकी के प्लेयर्स की भी हो सकती है? मेरा मतलब चियाकी अकेला कितनी भी कोशिश कर ले, पर वो अकेला थोड़ी गोल कर सकता है। उसे उसके लिए उसके टीममेट्स की जरूरत तो पड़ेगी ही सही। टीममेट ने तो ना जाने कितने मौके दे दिए उसको, पर वो कुछ कर ही नहीं पाता। अभी का ये देख लो, गोल उसके सामने है, फिर भी वो गोल करने की जगह इधर उधर की बातें करे जा रहा है। क्या तू चाहती है मैं किस यहाँ पे सबके सामने करूं? फट्टू, हाँ, बोल के काना अपना मुंह मोड़ लेती है और ये देख के चियाकी क्लीन बोल्ड हो जाता है। पर जब उसकी नजर काना के चेहरे पे पड़ती है तो उसको पता चलता है कि काना तो ब्लश कर रही है, मतलब कि अभी भी उसके पास एक मौका बाकी है। फिर क्या, चियाकी काना को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर काना अपना मुंह साइड में करके बैठी होती है, तो चियाकी को अपना मुंह उसके मुंह तक ले जाने में मुश्किल हो रही होती है। प्लस कैफे के बाकी सभी लोग उसको ही देखे जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से चियाकी दुगने प्रेशर में होता है। फिर भी चियाकी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, पर उसके किस संपूर्ण करने से पहले काना उसकी ओर मुड़ जाती है और चियाकी काना के होठों की जगह उसकी नाक पे पप्पी कर देता है, जिससे पूरा का पूरा माहौल दोबारा से बिगड़ जाता है। और अब तो मुझे भी नहीं लगता कि इनकी जिंदगी में एक दूसरे को डेट करना लिखा है। खैर, अब हम वापस से आ चुके हैं हारुइको और साकी की लव स्टोरी में। हारुइको अपने कांड के बाद साकी से मिलकर अपनी गलतफहमी दूर करना चाहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस घबरा गया था और घबराहट में मैंने ना जाने क्या क्या लिख दिया, आई एम सॉरी। पर वो साकी से कुछ कह पाए उससे पहले साकी उसे इग्नोर कर देती है और हमेशा कहीं ना कहीं दूर भाग जाती है। और ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है और अब कोई आसार नहीं दिख रहे होते इनकी लव स्टोरी को वापस से पटरी पे लाने के। पर हारुइको हार नहीं मानता, क्योंकि अब इस सिचुएशन से बुरा तो और क्या ही हो सकता है। इसलिए वो साकी को दोबारा पकड़ता है
और उसके साथ बातचीत शुरू करता है और ये दोनों एक दूसरे से आई एम सॉरी कह के माफी मांगने लगते हैं। साकी हारुहिको से कहती है तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता उस बात से। जिसे सुन के हारुहिको शॉक हो जाता है क्योंकि इस बात के दो मतलब निकलते हैं। पहला कि साकी अब नाराज नहीं है हारुहिको के मैसेज की वजह से, जो कि एक अच्छी बात है, और साकी के कहने का भी यही मतलब होता है। पर इस बात का दूसरा मतलब होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अब हम डेट करें या ना करें, क्योंकि अब मैं तेरे से प्यार नहीं करती। और ये मतलब हारुहिको ने सोचा होता है। कंफ्यूजन दोनों के बीच बहुत गहरा होता है, इसलिए हारुहिको बात क्लियर करने के लिए साकी से दोबारा पूछता है क्या सही में अब तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साकी घबराहट में कि वो हारुहिको को बॉयफ्रेंड के तौर पे ही नहीं फ्रेंड के तौर पे भी खो देगी, बात संभालने के लिए बोल पड़ती है हाँ जो हुआ अपन उसे भूल जाते हैं और वापस से दोस्त बन जाते हैं। और इसी के साथ साकी जाने अनजाने में हारुहिको को फ्रेंड जोन कर देती है। दी एंड। इनकी स्टोरी का, अपनी स्टोरी का नहीं। अब हम आ गए हैं हमारी आखिरी लव स्टोरी पे। आज चियाकी ने काना को एक और बार घर पे स्टडी करने के लिए बुलाया होता है, पर चियाकी एक ही गलती को दो बार नहीं करता, इसलिए उसने आज अपने मम्मी पापा को मूवी देखने के लिए बाहर भेज दिया होता है ताकि इस बार उसे और काना को कोई डिस्टर्ब ना करे। वो दोनों वापस से स्टडी करने के लिए बैठते हैं, पर बात तो घूम फिर के वहीं आ जाती है कि वो दोनों के दोनों फट्टू होते हैं और कुछ भी करने में दोनों की ही फटती है, जिसका चियाकी एक नंबर आइडिया निकालता है और किचन में जाके नशा करके आ जाता है, क्योंकि नशा ही तो है जो दिल के सारे राज खोल देता है। बस दिक्कत इतनी सी होती है कि नशा करने के बाद वो किसी बेवड़े की ही तरह बास मार रहा होता है, जिसकी वजह से काना उसके साथ चुम्मा चाटी करने को तो क्या, उसको हक करने के लिए भी मना कर देती है और उससे बोलती है 4 कदम दूर बैठ मेरे से नशेड़ी। पर नशे में इंसान सिर्फ टूनी नहीं होता बल्कि अपने दिमाग का मानसिक संतुलन भी खो बैठता है, इसलिए चियाकी काना की बात को गोली मारता है और उसके साथ बिना उसकी मर्जी के चुम्मा चाटी कर लेता है। जिसके बाद चियाकी तो 7वें आसमान पे होता है, पर काना का दिल टूट जाता है और वो चियाकी के एक घूसे की धर के मारती है और उसके साथ ब्रेकअप करके चल जाती है। अगली सुबह नशा उतारने के बाद चियाकी को रियलाइज होता है कि कल रात को सारी की सारी गलती उसी की थी, पर वो बेचारा माफी मांगने के अलावा और कर भी क्या सकता है। इसलिए वो हर सेल्फ रेस्पेक्टिंग मैन की तरह अपनी इज्जत को गटर में डालता है और काना से माफी मांगने के लिए निकल जाता है। पर काना उसे ऐसे इग्नोर करती है जैसे कि वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो और उसकी आवाजें काना के कानों तक पहुंच ही ना रही हो। इसी वजह से चियाकी का दिल टूट जाता है, पर खुद की इज्जत तो उसने पहले ही गटर में फेंक दी होती है, इसलिए वो नॉन स्टॉप हर रोज काना को मैसेज करता है आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, जिसका काना एक बार भी जवाब नहीं देती। और आज 31वां और आखिरी दिन होता है जब चियाकी अपनी बंदी से आखिरी बार माफी मांगने वाला होता है। अगर उसने माफ कर दिया तो हुर्रे, किसके बाद बाकी सब कुछ भी करने को मिलेगा, और अगर नहीं तो कल एक नई सुबह होगी एक नई लड़की के साथ। #StartChiaki। पर काना भी आज चियाकी को माफ करने के मूड में होती है। उसे बस इंतजार होता है चियाकी के आज की माफी के मैसेज का, जो कि चियाकी भेज भी देता है। पर उसी समय काना बाथरूम में होती है और चियाकी के मैसेज की खुशी में वो ओवर एक्साइटेड हो जाती है और अपना फोन पानी में गिरा देती है, जिसकी वजह से उसका फोन बंद पड़ जाता है और चियाकी और काना की रिलेशनशिप में जंग। पर घबराहट की बात नहीं है, क्योंकि मम्मी जी काना की चीखें सुन के बाथरूम में आ जाती हैं और 2 थपकी मार के उसके फोन को लाइन पे ला देती हैं। और मुझे लगता था कि ये नुस्खा सिर्फ इंडिया में ही यूज होता है, पर ये तो जापान में भी बड़ा पॉपुलर है। मम्मी जी की थपकी की वजह से फोन चालू हो जाता है और काना के पास उसी समय चियाकी का फोन भी आ जाता है, उसे समझाने के लिए अरे मेरी माँ अब तो माफ कर दे मुझे, अब क्या तुझे आई एम सॉरी मैं अपने खून से लिख के दूं। पर काना तो उसे माफ करने ही वाली होती है, इसलिए नो टेंशन। पर काना कुछ कह पाए उससे पहले ही उसका फोन उसका साथ दोबारा से छोड़ जाता है और चियाकी और काना की रिलेशनशिप एक और बार समाप्त हो जाती है। दी एंड। इनकी स्टोरी का भी और अपनी स्टोरी का भी। और अब वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो लाइक ठोको ना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट सभी के साथ शेयर करो ना, क्या हर बार ये मेरे को बताना पड़ेगा।